हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। एंड इसमें हम लोगों ने सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स देखा था लास्ट क्लासेस पे कि कैसे सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होता है। देन ब्रांचिंग में आए थे और ब्रांचिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और कंडीशनल में हम लोगों ने इफ एल्स की बातें की थी। इफ एल्स पे कुछ प्रोग्राम्स भी देखा था, राइट? यस सर। ओके, कौन कौन सा प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था? सर नंबर इज ग्रेटर नंबर इज बिटवीन ग्रेटर टू नंबर। एंड, तो प्राइम वाला। ओके, प्राइम नंबर वाला। और ओके, जब आप इफ एल्स की बात करते हैं, इफ एल्स की बात करते हैं तो इफ एल्स में कुछ वेरिएशंस हमारे आते हैं कि जब आप नॉर्मल इफ, सिंपल इफ को यूज कर सकते हैं, इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इफ एल्स का एक लैडर बना सकते हैं, एंड नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। वन बाय वन हम इन सभी टाइप्स को देखते हैं। एक सिंपल इफ एल्स का अगर आप सिंटेक्स देखते हैं तो वो कुछ ऐसा रहता है। इफ इज अ कीवर्ड, हमेशा याद रखिएगा, इफ एक कीवर्ड है, देन एक्सप्रेशन, या इसे कंडीशन भी बोल सकते हैं, या एक सिंपल सा लॉजिक, या एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है वहां पे। एक्सप्रेशन दैट मींस वो जिसे वो चेक करेगा, एक एक्सप्रेशन या एक लॉजिक, या एक तरह से समझ सकते हैं एक इनपुट है इफ के लिए, और उस इनपुट के बेसिस पे वो जज करता है या सेलेक्ट करता है आपके ट्रू सेक्शन को और फॉल्स सेक्शन को। जब आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको एल्स सेक्शन या फॉल्स सेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कराना, तो वहां पे ये सिंपल इफ बन जाता है। दैट मींस आप सिर्फ इफ और उसके ट्रू सेक्शन पर ही डिपेंड करते हैं। ये जो सेकंड आप ये देख रहे हैं, वो उसी का एग्जाम्पल है कि जब आप सिर्फ इफ के साथ ही चलते हैं, विथआउट एल्स। ओके, क्लियर है ये सिंटेक्स? यस सर। यस सर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये चेक करना है, इज अ नंबर इज ग्रेटर देन 2। मुझे सिर्फ ये बताना है क्या वो ग्रेटर देन 2 है। मुझे ये नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे कि वो लेस देन है या और अदर है। मुझे सिर्फ ये बताना है क्या वो ग्रेटर देन है। ठीक है, तो वहां पे आप सिर्फ इफ से काम चला सकते हैं, आपको एल्स पोर्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामर कि वो उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। और ये हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स को देखा था हम लोगों ने पिछली क्लासेस पे। ये 4 वो केसेस है जहां पे आपका इफ एल्स जो है वो सिर्फ ट्रू सेक्शन को ही चूज करेगा। जब आप एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, जस्ट लाइक 1, 48.67, या उसे 2 देते हैं, और अगर आप उसे कोई कैरेक्टर देते हैं तो भी वो ट्रू सेक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 और पॉजिटिव नंबर को वो एज अ ट्रू ट्रीट करता है, और 0 और निगेटिव नंबर को वो एज अ फॉल्स ट्रीट करता है। इफ एल्स सिर्फ ट्रू और फॉल्स को समझता है। ट्रू मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, एंड फॉल्स मीन्स फॉल्स सेक्शन, एंड 1 मीन्स ट्रू, एंड ट्रू मीन्स ट्रू सेक्शन। ओके, ये कुछ केसेस हैं जब वो फॉल्स, हमेशा वो फॉल्स को चूज करता है। अगर आप इनपुट पे उसे 0 दे या निगेटिव नंबर दे तो वो सीधे फॉल्स सेक्शन को ही सिलेक्ट करेगा। ओके, और इसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन इफ एल्स। इफ एल्स में एक्सप्रेशंस हम आप एक ही एक्सप्रेशन को नहीं, आप मल्टीपल एक्सप्रेशन को कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। हमने एक केस देखा था जहां पे आप वॉवल्स को सेलेक्ट करते थे, याद है, इफ एल्स के साथ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वहां पे हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को यूज किया था। ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और है। और हमने एक और एंड और पढ़ा है जो बिट वाइज एंड बिट वाइज और। वो डिफरेंट है क्योंकि वो बिट लेवल पे वर्क करते हैं और ये एक्सप्रेशन लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम ट्रूथ टेबल भी देख सकते हैं यहाँ पे। जब आप एंड ऑपरेटर के साथ चलते हैं तो आपका एक्सप्रेशन, सपोज यहाँ मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, मेरे पास 2 एक्सप्रेशन हैं और उन्हें मैंने कंबाइन किया, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। और ये डिपेंड करता है, एक ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जब मेरा एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स होता है, फॉल्स मीन्स ट्रू, फॉल्स मीन्स 0, एंड एक्सप्रेशन 2 भी मेरा 0 होता है, तो उस केस में मेरा जो कंपाउंड इसका रिजल्टेंट है, जो इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट है, वो क्या होगा? 0। ठीक है, क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। गुड।
बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सिमिलर वे पे जब आप और ऑपरेटर यूज करते हैं, सेम यहाँ पे सिचुएशन है जब आप दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं और को यूज करके, और वहां पे भी एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, और वो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और इसका एक फाइनल रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एंड और ये मोस्टली जब भी आपको, और इससे बेनिफिट क्या मिलता है यहाँ पे कि आप दो इफ एल्स के सिचुएशन को, दो डिफरेंट इफ एल्स के सिचुएशन को एक में मर्ज कर देते हैं यहाँ पे। तो एक काइंड ऑफ बहुत सारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट है कंपाइलर का भी और सिस्टम का भी और एक यूजर का भी, वो सारी चीजें यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है, एक तरह से आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। ओके, ये कंबाइंड का था एक्सप्रेशन का। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम हम इस पे देखते हैं आज, जिसे फिज बस प्रॉब्लम बोला जाता है। एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे इस पे हम। इसका एक मोटिव है, राइट अ प्रोग्राम to print fizz if the given number is divisible by 3, and print buzz if the number is divisible by 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ सकते हैं। आपको फिज प्रिंट करना है जब वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, और आपको बस प्रिंट करना है जब वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। ये बेस्ट प्रॉब्लम है जब आपको जहां पे आपको प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ इफ एल्स लैडर का भी एग्जांपल देता है, और प्रॉपर मतलब एक परफेक्ट प्लेसिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस करना है, तब आपका जो पूरा कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो सही आंसर देगा। ये वो दोनों चीज के लिए ये बेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये हैश इंक्लूड एंड int main return 0। ओके, मेरा बेसिक स्केलेटन हो गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल Declaration. गुड, कौन से टाइप का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूं? Integer. इंट मैंने ले लिया नम। ओके, मैंने नम ले लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? यूजर से मांगना पड़ेगा। मैं यूजर से एक नंबर लेता हूं, एंटर नंबर, और ये मेरा नंबर हो गया स्कैनफ। फॉर्मेट होगा इसका %d एंड एड्रेस ऑफ नम। ओके, यहां तक क्लियर है? अब मुझे अब क्या करना पड़ेगा बताओ? अब इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ एल्स का कंडीशन। ओके, इफ क्या रहेगा मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन? नम इज डिविजिबल बाय 3। नम mod 3 equals to 0। equals to 0। फिर सर इसके अंदर ब्लॉक में फीस प्रिंट इसके अंदर printf करेंगे फिज। ओके गुड, printf, और यहाँ पे मैंने इसे फिज प्रिंट कर दिया। एक न्यू लाइन ले लेते हैं अपन, एंड गुड। देन नेक्स्ट सर एल्स के अंदर फिर से इफ लगा देंगे। ओके, वेरी गुड। एल्स इफ यानी कि हम एक लैडर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, देन फिर उसमें कंडीशन देंगे नम इज नम num mod 5
5 5 equals to 0. 0 वेरी गुड। एंड इसके बाद अब यहाँ लिखेंगे बस लिखेंगे सर, printf करेंगे। printf and we will go for bus. Okay, तो स्लैश एन अच्छे से मतलब पूरा Yeah. लिखा है। कंप्लीट हो गया ये आंसर? सर डिफॉल्ट Yes, sir. देंगे क्या? सर एल्स स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। एक else Divisible by 3 and वेरी 5। गुड। एक else हम लोग डिफॉल्ट पे भी देंगे। इस पे क्या लिखेंगे? सर हाँ, सर आपने तो बताया ना अभी सिंपली इफ भी यूज कर सकते हैं, तो एल्स के बिना भी अपना वर्क हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल श्योर। तो Sir, not divisible by 3 and 5 both। ओके, गुड। क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? Yes sir. Yes, श्योर? चलो इसे हम रन कर देखते हैं। G++ and fizzbuzz.c। गुड। और ये हमारा प्रोग्राम। एंटर नंबर, कौन सा नंबर मैं एंटर करूं? 15। 5 15। लेट्स गो फॉर 15। इसमें सिर्फ उसने फिज प्रिंट किया, क्या सही है? सर एक और सर कंडीशन दे कंडीशन देते तो हैं एक और दोनों condition satisfy एंड होती है। यूज करके। दैट्स द पॉइंट। सॉरी, ये पूरा जो प्रोग्राम है, फिजबस प्रोग्राम है, ये यही चीज चेक करता है कि आपको सही पॉइंट ऑफ ये पे सही इफ एल्स लगाना पड़ेगा, तब आपको वो सही आंसर आपको प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो पूरा कंफ्यूजिंग आंसर प्रिंट करेगा। तो मुझे कहाँ पे इफ एल्स लगाना पड़ेगा? यहाँ पे फिजबस प्रॉब्लम इसीलिए फेमस है क्योंकि ये इफ एल्स में बहुत ही एक स्पेशल केस क्रिएट करता है, जहां पे आपको तीनों केसेस में से दोनों को भी पिक करना है। अगर वो केस आया कि जैसे एक 15 एक स्पेशल केस है, क्योंकि 15 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 5। सर सर सबसे पहला सर हम if के अंदर एक condition और if कंडीशन लगा सकते हैं जिसमें हम दोनों का देंगे कि अगर num mod 3 and num mod 5 अगर equals to 0 है तो then it will print fizz and buzz। ओके, तो ये Yes, कहाँ पे sir. मैं लिखूं, कौन से लाइन नंबर पे? सर इफ के ऊपर 14 If- के ऊपर। 14 के ऊपर। नेक्स्ट जब समझ लेगा। ओके, 14 के ऊपर मैं लिखता हूं इफ num mod 3 equals to 0 and num mod 5 equals to 0, print f। यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए? राइट, यहाँ पे फिज बस दोनों प्रिंट करना चाहिए, राइट? यस सर। और इसके Yes, बाद sir. सर वो खाली if को else if कर दीजिए। else if कर देंगे। गुड। अब क्लियर है सभी को ये प्रॉब्लम किस लिए स्पेशल है? जैसे ही आपका 15 आता है, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूं। ओके, जैसे ही अगर आप सिंपल 5 देते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस को प्रिंट करेगा। अगर सिंपल आप 9 देते हैं तो वो सिंपल ओके सर एक और कंडीशन लगेगा सर। ओके। आपने जहाँ पर fizz buzz लगा है ना वहाँ उसके नीचे ब्रेक स्टेटमेंट भी आएगा सर। बेटा यहाँ पे हमने कल देखा था कि इफ के साथ ब्रेक नहीं चलता, और यहाँ ब्रेक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर 15 डालेंगे तो नंबर जो है fizz buzz फिर एक बार fizz 2 बार प्रिंट करेगा सर। हाँ, वो सिर्फ फिज बस प्रिंट करेगा। यही इसकी स्पेशलिटी है इफ एल्स लैडर की,
कि वो सिर्फ अगर इफ इस लेटर पे उसे एक भी स्टेप अगर ट्रू मिल गया तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द उसके बाद वाली चीजों को वो मतलब वो जज ही नहीं करता, स्किप कर देता है। स्किप कर देता है वो। ठीक है। ओके सर। कल शायद आपकी क्लास में हम लोगों ने ये इफ एल्स लेटर नहीं किया था, कि दूसरे सेक्शन में था। जो ब्रेक स्टेटमेंट है, वो ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ आपके लूप और आपके स्विच केस के साथ, इन दोनों के साथ ही चल सकता है। ठीक है, इफ एल्स पे ब्रेक काम नहीं करता। हाँ, पर अगर आपको कहीं से अनकंडीशनली जंप करना है तो आप रिटर्न को यूज कर सकते हैं, अगर इन केस कभी रिक्वायरमेंट रही तो। पर एक बार अगर रिटर्न ने बाहर थ्रो किया कंट्रोल को, तो उसके बाद रिटर्न वापस उसी फंक्शन पे आना पॉसिबल नहीं होता, जब तक आप उस पूरे फंक्शन को फिर से कॉल ना करें किसी और फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और इसका यही चीज बेस्ट है इफ एल्स का, यानी कि इफ एल्स लेटर का, कि आपको जैसे अगर आपको ये फर्स्ट वाला मैच मिल गया तो वो रेस्ट ऑफ द पार्ट को वो ऑटोमेटिकली एल्स में लगा के उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे एक ट्रू सेक्शन मिल चुका है। ओके, और अगर आप इसे अलग अलग इफ बनाते हैं, 3 अगर अलग अलग इफ बनाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आता है, वो सभी इफ को चेक करता है, वो रुकता नहीं। अगर उसे कोई चीज कोई एक पर्टिकुलर इफ अगर ट्रू मिल गया तो भी वो सभी इफ जो है उसके नीचे उन सभी को वो चेक करता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है सभी को ये? यस सर। Yes, sir. एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फीस बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें अगर आप गलत प्लेस करते हैं, सपोज अगर आप ये पहले 3 के लिए चेक करते हैं, देन आफ्टर 5 के लिए, और उसके बाद अगर आप नीचे लगाते हैं फीस बेस्ड को, तब उस केस पे उसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसका प्रॉपर प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले दोनों के लिए चेक करें, उसके बाद आप सिंगल सिंगल चेक करते जाएं। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? ओके, इसमें एक और आप लोग ये कर सकते हैं कि एंटर नंबर, या आप एक यूजर एक स्टूडेंट का परसेंटेज एंटर करा सकते हैं स्टूडेंट से, और उसके बेसिस पे आप उसे बता सकते हैं कि वो कौन से ग्रेड पे आता है। इसे आप लोग होमवर्क की तरह रखेंगे, grade.c। write a program to print grade of a student on the basis of his or her percentage in 10th। सपोज हम 10th क्लास में उसका परसेंटेज के बेसिस पे उसका ग्रेड प्रिंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस आते हैं। ओके, सपोज हम 100 to 90, अगर वो उसका परसेंटेज 100 to 90 है, तो हम उसे क्या प्रिंट करेंगे? ए, ग्रेड ए। ओके, अगर अब 90 से बिलो है, ओके 90 से पहले एंड 80 से अबव है, ओके, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? ग्रेड बी। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं 80 to 70, इसे हम दे सकते हैं ग्रेड सी। और इसके बाद 60 to 70, इसे हम दे सकते हैं ग्रेड ई। एंड आफ्टर दैट बिलो 60 हम उसे फेल देखते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल बस के लिए कि आपको ये क्रिएट करना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? यस सर। तो अगर Okay. 90 अपन एंटर करें कौन सा ग्रेड आएगा? देखो, अगर तुम 90 एंटर करते हो, क्योंकि रेंज ये अबव का है, ठीक है, अबव का है, तो दैट मीन्स वो ए पे आएगा। और 90 से बिलो है, 90 से बिलो एंड 80 के अबव। ठीक है, या आप लोग, हाँ, इस पे यही चीज आप लोगों को ये करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आप यूज करेंगे और एक पे लेस देन यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसका बताता हूं, मैं 90 और 80 का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इफ सपोज उसका वेरिएबल का नाम वो परसेंटेज रखता है PER, परसेंटेज इज लेस देन 90 एंड, मैं सिर्फ टेक्स्ट पे लिख रहा हूं, एंड परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 80। ठीक है, क्लियर है केस? यहाँ पे वो 90 से बिलो को ये करेगा,
और जब ये इसके केस पे आएगा जो 80 का 90 का होगा तो वहां पे लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा वो, दैट मीन्स इसके ऊपर वाला केस हो जाएगा इफ percentage is less than or equal to 100 and percentage is greater than or equal to 90। ठीक है, ये केस यहाँ पे आपका लागू होगा कि अगर परसेंटेज 100 से लेस है और या इक्वल टू 100 है एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो जाएगा 90 टू 100 का। ठीक है, ये रेंज एक कंप्लीट 90 टू 100, 100 टू 90 कि अगर इसके बीच पे है, अगर वो 100 है या 90 भी है, 90 टू 100, ठीक है, ये पूरा रेंज क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पे वो ग्रेड ए प्रिंट करेगा। क्लियर है सभी को? ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा सीरियसली इसे क्रिएट करेंगे इसे प्रोग्राम को, और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। और भी बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, या आप लोग अलग टेक्स्ट बुक वगैरह अगर रेफर कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी सॉल्व करेंगे, और अगर उसमें भी कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है या कंडीशनल ऑपरेटर। ये दो नाम से पूछा जाता है, और कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर के नाम से, और इसे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ। कभी कभी क्या, क्योंकि इफ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लंबा है, और टर्नरी ऑपरेटर का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में खत्म हो जाता है, तो इसे कहीं कहीं पे एज अ रिप्लेसमेंट फॉर इफ यूज किया जाता है कि आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड पे आप उसे यूज कर सकते हैं। पर हाँ, इफ एल्स बेहद सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर जो है उसका, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो बेहद सिंपल है, whereas टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है टेस्ट कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, देन ट्रू सेक्शन एंड फॉल्स सेक्शन। ये आपको सिमिलर इफ एल्स का ही लुक देता है, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका, और ये एक लॉन्गर वर्जन है, समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। हम देखेंगे अभी कि इसे आप कौन कौन से मॉडिफिकेशन के साथ अभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, इफ एल्स के साथ मैंने वही चीजें यहाँ पे किया है। इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, इट सेलेक्ट्स ट्रू सेक्शन, एंड ओनली फॉल्स सेक्शन इट गोज फॉल्स सेक्शन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है। इंट a equals to 5 and b equals to 10, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखें, क्वेश्चन मार्क पहले आएगा, देन आपका कॉलन आएगा, और लास्ट में टर्मिनेट होगा। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, जो आपका ट्रू सेक्शन है वो टर्मिनेट नहीं होता। ओके, यहाँ पे टर्मिनेशन ऑपरेटर आप यूज नहीं करते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहीं पे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे एक टर्मिनेट, क्योंकि हमें हैबिट हो चुका है कि प्रिंटफ लिखा उसके बाद हम टर्मिनेट करते हैं। अगर आप उसे टर्मिनेट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इतने में ही खत्म हो जाएगा, वो आगे नहीं पड़ेगा, और उसके बाद वो एरर शो करना स्टार्ट कर देगा इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मैंने इफ एल्स पे भी बनाया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है इफ एल्स, और सेम चीजें हैं। ठीक है, एल्स बस वहां पे यूज किया, जहां पे यहाँ पे हम कॉलन यूज करते हैं, यहाँ पे एल्स यूज करते हैं, और एक एक्स्ट्रा जो ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क का हम यहाँ पे यूज करते हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, in the true section, sir, can't we put more than one line, like? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम एक लाइन से ज्यादा पुट कर सकते हैं, पर हाँ देखो प्रॉब्लम क्या आएगा उसका एक लाइन से ज्यादा पुट करने पे, कि वहां पे आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ, हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसे नेस्टिंग बोला जाता है इसका, टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, how will we do that, sir? बिल्कुल, हम देखेंगे उसे। पहले हम सिंपलेस्ट के साथ चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर के, फिर हम उसे कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं वो भी हम देखेंगे। जस्ट लेट मी स्टार्ट।
tir.c से हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक सिंपलेस्ट में एक एग्जांपल बना रहा हूं जहां पे हम चेक करेंगे टू नंबर्स में ग्रेटर नंबर। ओके, और ये मेरा बेसिक स्केलेटन इंक्लूड stdio int main return 0। ओके, यहाँ पे मैं उसी एग्जांपल को मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। int x इक्वल्स टू 5 लिया मैंने और y इक्वल्स टू 7 ले लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब मैं सिंपल टर्नरी ऑपरेटर में क्रिएट कर रहा हूँ, एक सबसे सिंपल x इज ग्रेटर देन y और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद प्रिंट f %d और ये x मैंने ये कर दिया है, ये x को ग्रेटर है प्रिंट करेगा, सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है ग्रेटर नंबर, या मैं ये करता हूं इज ग्रेटर। और ये मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। क्लियर है यहाँ पे। मैंने टेक्स्ट जो मेरा एक्सप्रेशन था वो मैंने लिखा, देन क्वेश्चन मार्क, देन जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू सेक्शन है ये, और ये मेरा फॉल्स सेक्शन है। ठीक है, इससे हम क्लियर करते हैं और g++tir.c हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। out देखो 7 इज ग्रेटर उसने प्रिंट किया है, इज ग्रेटर। अब यहाँ पे एक और ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं जो जनरली आप लोगों को एक मिल सकता है, /n is greater। मैं पहले ही is greater प्रिंट कर दूं और उसके बाद जस्ट मैं उस नंबर को प्रिंट करूं, तो भी मेरा जो रिजल्टेंट है वो एज इट इज प्रिंट होगा जैसा पहले प्रिंट हो रहा था। ठीक है, 7 इज ग्रेटर। ओके, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो आप इफ एल्स के साथ ये कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं टू नंबर्स इक्वल टू और नॉट, आप इक्वल टू चेक कर सकते हैं कि क्या वो दो नंबर इक्वल हैं। जो भी ऑपरेटर या एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ आप कंबाइन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मुझे एक्स वाई करना है, उसके बाद यहाँ पे और कोई एक्सप्रेशन चेक करना है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई भी मैं ये कर सकता हूँ। दैट मीन्स जो एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. हाँ, यस सर। और इसका एक और वर्जन आप यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक z लेता हूं और इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरा जो ग्रेटर नंबर है वो मेरा z पे स्टोर हो, तो इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आप यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट इसे कमेंट कर रहा हूं अभी। इस केस पे क्या होगा, हम उस एक्सप्रेशन क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है एक वैल्यू को रिटर्न भी करता है, तो हम z इक्वल्स टू लेंगे और हमें चेक करना है कौन सा वैल्यू नंबर ग्रेटर है। x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क और इसके बाद x कॉलन y, और इसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट f %d एंड z। इस एक्सप्रेशन में हो ये रहा है कि जो भी वैल्यू है, देखो यहाँ पे मैंने असाइन ऑपरेटर लगाया है, राइट? ये मेरा असाइन ऑपरेटर है, इक्वल टू है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस केस को टेस्ट करेगा, क्या x एंड y x इज ग्रेटर देन y। अगर उसे ट्रू मिलता है तो वो x को एग्जीक्यूट करे, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसे Z ऐसा पे कुछ स्टोर बना कर देगा। देगा। हाँ, गुड। z इक्वल्स टू x कर देगा वो, और अगर फॉल्स मिलता है तो z इक्वल्स टू y कर देगा वो।
तो एक बेहद ही हैंडी टूल की तरह काम कर सकता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जहां पे आपको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू z को असाइन करनी है और आपके पास दो वैल्यूज है, और दो के साथ आप बहुत सारी वैल्यूज को भी ये कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 3 नंबर पे ग्रेटर निकालना है, ओके, अब ध्यान देना, जब भी कंडीशनल ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली 3 वेरिएबल्स का पूछा जाता है, 3 वैर, कि आपको 3 वेरिएबल्स पे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, x y z एंड 8, और हम यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, z को हम ऐसे ही रखते हैं, w ले लेते हैं अपन, w इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 6, ओके, और z इक्वल्स टू ये है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे नेस्टिंग आती है, नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। आई थिंक मेरे पास नेस्टिंग का कुछ है, ओके, और इससे आप इवन ऑड भी बना सकते हैं। इवन ऑड का एक एग्जांपल मैंने इस पे पहले ही ऐड करके रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं इवन ऑड का। और इसके बाद जो आता है आपका है लार्जेस्ट नंबर का, मैंने इसमें प्रोग्राम आपको दे रखा है, आप इसे चेक करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, नेस्टिंग का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे 2 सर्कल्स है, दोनों सर्कल एक दूसरे के आइडेंटिकल है, और ये भी एक सर्कल है जो रेड वाला है, पर रेड वाला एक तरह से जो आउटर जो मेरा ब्लूइश जो मेरा ये है, ओके, जो ये आउटर जो मेरा सर्कल है वो एक तरह से होस्ट है, और उसी को ही नेस्ट बोलते हैं। एक होस्ट है जिसके अंदर मेरा जो रेड सर्कल है वो एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स जो आउटर सर्कल है वो उसे होस्ट कर रहा है या नेस्ट कर रहा है एक इनर सर्कल को, तो इसी कॉन्सेप्ट को नेस्टिंग बोलते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर एक इफ के अंदर कोई और एक इफ को यूज करते हैं तो वो उसे हम नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। या आप एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं, या आप एक लूप के अंदर एक और लूप को यूज करते हैं, तो उसे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नेस्टिंग बोलते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर एक उसी का वर्जन आपका एक एज अ होस्ट बिहेव करता है और एक दूसरा वर्जन उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है। ओके, nesting means using operators syntax inside body of that syntax. Here in figure we have seen a big circle and a small circle inside that circle, that big circle. So the outer circle is nest and the small circle is nested inside that particular nest. Okay, the process is referred as nesting. Clear है concept nesting का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब यहाँ पे यूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। मेरे पास 3 नंबर्स हैं, अगर मैं नंबर्स अगर यूजर से लूं, मैं तीनों नंबर्स, printf /n, ओके, w इक्वल्स टू scanf। हाँ, आप तीनों वैल्यूज को एक साथ भी एंटर कर सकते हैं यूजर से, सिंपल बोले 3 वैल्यूज, और यहाँ पे आप scanf तीनों वैल्यूज को एक साथ कर सकते हैं, %t, %g एंड %d। ओके, और यहाँ पे w, x एंड y सभी के एड्रेस ऑपरेटर के साथ आएगा। फर्स्ट वाला जो आपका आर्गुमेंट आएगा वो w पे, एंड देन सेकंड x एंड द थर्ड वन इज इन y। ओके, इसे भी यूज कर सकते हैं, पर बेटर है, जो बेटर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप 1 by 1 सभी को अलग अलग से करें, ताकि आपको क्लियरली वो चीजें विजिबल रहें। पर बहुत सारी जगह पे आपको सारी चीजों को एक साथ एंटर करने के लिए होता है। जनरली ये ऑनलाइन जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स है वहां पे आपको सिंपल एंटर करना होता है, वहां पे कोई आउटपुट प्रिंट नहीं करना होता, तो वहां पे आप ये सिंपल ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगे, और हाँ, यहाँ पे जो मैंने पहले से उन्हें इनिशियलाइज कर रखा है वो ओवरराइट हो जाएगा। जो w की वैल्यू है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो ओवरराइट होके मेरी नई वाली वैल्यूज आ जाएंगे उस पर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, x इज, अब मुझे चेक करना है w x y कौन सा ग्रेटर है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप पे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसे कंबाइन करना, एक्सप्रेशन कंबाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। y इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन y। ओके, हम w से शुरू करते हैं, w इज ग्रेटर देन x। ओके, एंड w is greater than y. Okay,
अगर x ग्रेटर देन w है, w इज ग्रेटर देन x है एंड w इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स ये फिक्स हो जाता है कि w इज ग्रेटर, राइट? Yes, sir. प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे सिंपल ओके हम लोग वैल्यूज असाइन कर रहे हैं तो हम सिंपल w को ये कर देते हैं इसमें w, ओके। और अगर w इनमें से कोई भी एक फॉल्स होता है, यानी कि अगर फर्स्ट वाला फॉल्स होता है कि नहीं x इज ग्रेटर देन w, तो उस केस में फॉल्स सेक्शन पे आएगा, दैट मीन्स ये हमारा श्योर हो गया कि w इज नॉट ग्रेटर। उस केस पे हम यहाँ पे एक और टर्नरी ऑपरेटर को ये करते हैं। अब हम नेस्टिंग पे आ रहे हैं कि हम एक जो आउटर हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है उसके अंदर एक और कंडीशनल हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरा x इज ग्रेटर देन w है एंड x इज ग्रेटर देन y है। भाई मेरा एक केस जैसे ही फेल होता है ये समझ जाता हूं मैं कि w इज नो लॉन्गर ग्रेटर, तो मुझे अब x को चेक करना है, और अगर ये मुझे ट्रू मिलता है, अगर ये ट्रू मिलता है तो मैं सिंपल x को ग्रेटर बता दूंगा, और अदरवाइज अगर ये भी फॉल्स हुआ तो मेरा ये श्योर हो जाएगा कि y इज ग्रेटर। मुझे y के लिए कोई टेस्ट या चेक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को? सर इसके जगह खाली एक्स वाई को भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना? एक्स वाई को कैसे बेटा? सर यहाँ पे यस सर। हाँ, पर देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि मेरा ये वाला केस फेल हो रहा है या ये वाला केस फेल हो रहा है ना? सर लेकिन वो तो पता चल गया ना कि W मतलब अब सबसे बड़ा नहीं है, तो X इज ग्रेटर देन Y करके देखेंगे तो उनमें से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ओके यस सर। ओके, चलो कुछ ऐसे एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। ओके सबसे पहले हम इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं। W 6 है और X हमारा 5 है एंड 7 है। ओके इस केस में क्या होगा कि हमारा Y वाला जो सेक्शन है वो फेल हो जाएगा, राइट? क्योंकि Y हमारा 7 है ऑब्वियसली इससे, और देखो ये वाला ट्रू होगा पर ये वाला फेल हो जाएगा। ओके और उसके बाद अगर हम सिंपल अगर चेक करें कि y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन y, ओके अगर हम ये वाला सिंपल केस के साथ चले, चलो इसे हम लिखते जाते हैं। ओके हम सिंपल अगर इसके साथ चले y इज ग्रेटर देन x, अगर ये ट्रू होता है तो x आ जाएगा, और अगर फॉल्स होता है तो y। हाँ ऐसा कर सकते हैं, गुड, ठीक है। और इसका कुछ और वेरिएशंस हम ले लेते हैं। ओके आई थिंक सभी पे वैसा ही चलेगा वो। सपोज हम W का लेते हैं एक वैल्यू, W को हम 12 लेते हैं एंड X इज 10 एंड Y इक्वल्स टू 5। इस केस पे क्या होगा? इस केस पे सीधा W ट्रू हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके एक और लेते हैं, W इक्वल्स टू 12 एंड X इक्वल्स टू 20 एंड Y इक्वल्स टू 17। ओके अब इस केस पे ओके दोनों फेल हो जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों फेल होगा। ओके फिर यहाँ आया उसने x और y को कंपेयर किया एंड tan x एंड y, गुड, ये वाला काम कर जाएगा आपका। दैट मींस इट्स और एक और स्टेप आपने ऑप्टिमाइज हो गया ये अपना, ठीक है? क्लियर है यस सर। सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका टर्नरी ऑपरेटर, ये पूछा जाता है जनरली। ओके आई थिंक आज टाइम ओवर हो चुका है। कब तक है क्लास? सर हो गया सर टाइम ओवर। 25. ओके आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है मेरे इस सिस्टम पर।
हाइट ओके मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी फिलहाल मेरे क्रोम पे कुछ इशू आ रहा है, ये मुझे क्लिक करने नहीं दे रहा।